स्टूडेंट्स, फिजिक्स की क्लास 12 के सेकेंड लेक्चर में एक बार फिर से मैं कलीम। हम पिछले कक्षा में स्थिर विद्युत के बारे में बात किए थे और स्थिर विद्युत क्या होता है उसके बारे में हमने जाना था। स्थिर विद्युत के अलावा हमने कुछ छोटे छोटे इंट्रोडक्शंस के बारे में भी पढ़ा था और उसके अंतर्गत हमने कूलाम के बारे में जाना कि कूलाम ने विद्युत बल का नियम दिया था और जिसका हमने व्यंजक निकाला था F इज इक्वल टू 1/4 एफएसनल नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। इसको आगे बढ़ाते हुए हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती थी? किसी एकांक विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को रखने पर वह जितने बल का अनुभव करता है उसे ही उसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब हमने इसके बारे में भी जब इसका व्यंजक डिराइव किया था तो हमारे पास आया था E इज इक्वल टू, इसे E से रिप्रेजेंट करते हैं 1/4 एफएसनल नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलाम। ये था। अब हम उसके अंतर्गत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अंतर्गत दो पॉइंट को पढ़ा था। हम दो पॉइंट के बारे में जानेंगे, जिसमें पहले पॉइंट के बारे में हमने जाना था अक्षीय स्थिति, और अक्षीय स्थिति के बारे में बताया था कि जिस पर जब द्विध्रुव को आगे बढ़ाने पर जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो वह क्या हो, उस अक्ष पर ही मिलता है। उसे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं अक्षीय स्थिति में। अब हम उसके बाद हमारे सेकंड टॉपिक की तरफ चलेंगे, निरक्षीय स्थिति। तो हमारा निरक्षीय स्थिति क्या होता है उसके डेफिनेशन की तरफ हम चलते हैं। तो हमारा डेफिनेशन है निरक्षीय, जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है द्विध्रुव अक्ष के लंबार्धक पर स्थित होता है, तो उस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि यहां कल जो हमने पढ़ा था अक्षीय स्थिति में, वह द्विध्रुव के लाइन पर ही हमें उस बिंदु पर क्या प्राप्त हो रहा था? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किंतु इसका जो अर्थ है ये जो बताता है, यह उस द्विध्रुव के लंबार्धक द्विध्रुव के लंब अर्धक में हमें प्राप्त होगा, अर्थात लंबवत प्राप्त होगा। ये बात हम व्यंजक के माध्यम से चलेंगे। इसके डायग्राम की तरफ चलूंगा मैं। देखिए, यह एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2L है, जिस पर एक धन Q आवेश A पर और B पर ऋण Q आवेश है। इसके मध्य बिंदु O हम देखेंगे। इसके ऊर्ध्वाधर एक बिंदु क्या है हमारे पास? P है, जिसमें हमने कहा A से P को तथा B से P को मिलाया। इस प्रकार से हम देखेंगे यहां ये जो आगे की ओर बढ़ाने पर ये दिशाओं को बताएगा। ये E1 की दिशा को बताता है, ये E1 की दिशा को बतला रहा है, E1,
और यह E2। यहां पर आप देखेंगे ये मध्य है, इसलिए यह LL होगा, दोनों डिवाइड होंगे और इन दोनों के बीच का जो परिणामी है वह होगा E, जिसमें ये थीटा थीटा के रूप में डिवाइड होंगे, तो जो कुल कोण होगा वह 2 थीटा होगा। यहां पर आप देख पाएंगे इसका जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E दिखाई पड़ रही है, और हमने यहां से एक लंब डाला और इसको भी एक ही ओर के कोण से कोण का नाम दिया, और हमने कहा कि मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है, और यहां पर हम अब चाहें तो आप देख सकते हैं ये लंबार्धक रेखा है, तो ये दो समकोण त्रिभुज हमें दिखाई पड़ रही है। इन दो समकोण त्रिभुजों में हम आधार को देखें और लंब को देखें तो पाइथागोरस के प्रमेय से हम इसके विकर्ण को भी निकाल सकते हैं। तो अब हम इसके अंतर्गत सबसे पहले बात करेंगे चित्र वर्णन की। तो चित्र वर्णन के अंतर्गत पहला पॉइंट हम देखेंगे, बताएंगे ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई ए बी बराबर 2L। दूसरा बताएंगे इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर, कैसी दूरी, लंबवत दूरी पर बिंदु P स्थित है, और बताएंगे AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु O दिखाई पड़ रहा है। यहां फिर से बता सकते हैं E1 और E2 जो दिशाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं वह उनका परिणामी E है, तथा ये परिणामी E1 और E2 के मध्य क्रमशः एक समान कोण थीटा थीटा का निर्माण करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब हम व्यंजक की तरफ चलेंगे। तो व्यंजक में सबसे पहले यदि आपको अक्षीय स्थिति का व्यंजक अच्छे से याद हो, कल जो हमने किया था, तो निरक्षीय स्थिति भी निश्चित ही आपको आसानी से समझ में आएगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E is equal to 1/4 pi Fresnel naught Q upon R square न्यूटन प्रति कूलाम। अब फिर से इसके फर्स्ट पॉइंट की तरफ मैं जाऊंगा तो कहूंगा बिंदु A पर धन Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, A पर धन Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप फिर से एक डायग्राम में आऊंगा, आप देखेंगे ये लंब है और ये आधार है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे AP का मान हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये AP का मान हुआ है, यदि मैं AP स्क्वायर कहूंगा तो कर्णी हट जाएगा। सेम एज यहां पर भी क्या होगा, इसका मान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों भुजाएं समान है, दोनों के आधार और लंब एक समान हमें दिखाई पड़ रहे हैं। तो हम लिखेंगे E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई Fresnel नॉट Q अपॉन धन Q है अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर मतलब डिस्टेंस बतलाता है, तो ये AP और दिशा को बतलाएगा, A से P की दिशा में जा रहा है,
तो ये हो जाएगा AP का स्क्वायर, तो हम बताएंगे AP की दिशा में, E1 की दिशा क्या है, A से P की ओर जा रही है। दूसरी यहां पर हम क्या करेंगे, मान रख देंगे AP का जो डायग्राम में हमें दिखाई पड़ता हुआ Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्योंकि यहां पर ये AP का मान था और हमने AP का स्क्वायर का मान लेना था, इसलिए हमने क्या किया, करनी को हटा दिया। अब इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट बात करेंगे, B पर -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E2 का मान हमारा होगा क्या, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1/4 पाई अफेशनल नॉट इंटू Q माइनस Q अपॉन क्या हो जाएगा, क्या कहा है मैंने, B और P शब्द का प्रयोग किया है, तो यहां पर जो BP दिखाई पड़ रहा है आपको, तो ये BP का डिस्टेंस होगा, अर्थात BP का स्क्वायर। तो आप देखेंगे BP का भी मान यही है। अब हम फिर से नेक्स्ट चलते हैं। आप देखेंगे तीसरा पॉइंट, चूंकि परिणामी, या ऐसा कहेंगे हम AP का भी मान रख देंगे, तो E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई अफेशनल नॉट Q अपॉन माइनस Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, और इससे पहले जो हमने देखा था ये इक्वेशन नंबर क्या होगा हमारा, 1 हो जाएगा। अब क्या कहेंगे, तीसरा पॉइंट चूंकि बताएंगे, चूंकि इनका परिणामी E है एवं E1 एवं E2 के परिमाण समान एवं बनने वाले कोण 2 थीटा है। तो डायग्राम में मैं आपको दिखा सकता हूं, ये देखिए, ये थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा, 2 थीटा कोण बनाएगा। और इस प्रकार से हम देखेंगे, हमने कक्षा 11वीं में बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हम जानते हैं उसके नियमानुसार E इज इक्वल टू √ओवर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 2E1 E2 cos 2 थीटा। मैं डिटेल में बता रहा हूं आपको। यहां पर चूंकि दोनों के परिमाण समान है, इसलिए E1 इज इक्वल टू E2 है, तो मैं जहां जहां E2 दिखाई पड़ रहा है वहां वहां E1 लिख रहा हूं। तो हमारा आएगा E1 का स्क्वायर प्लस E1 का स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू E1, क्योंकि E2 के वैल्यू के जगह में भी हम E1 रखेंगे, तो E1 इंटू E1, E1 का स्क्वायर होगा इंटू कॉस 2 थीटा। यहां E इज इक्वल टू 2E1 का स्क्वायर प्लस 2E1 का स्क्वायर इंटू कॉस 2 थीटा। सो यहां पर आप देख पाएंगे दोनों में 2E1 का स्क्वायर हमें कॉमन दिखाई पड़ रहा है।
2e1 का स्क्वायर हमें कॉमन दिखा तो क्या बचा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब यहां पर 1 प्लस कॉस 2 थीटा का हम फॉर्मूला ऐड करेंगे तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। सो ई इज इक्वल टू 2e1 का स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 का पेयर बनेगा और पेयर बनेगा तो क्या आएगा, एक 2 निकला और 2 और ई स्क्वायर है तो एक e1 हो जाएगा, ई इंटू ई के अकॉर्डिंग, और कॉस स्क्वायर का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें प्राप्त हुई, लेकिन अब ये पूरा मान नहीं है। अब हम समीकरण नंबर 1 से E1 का मान रखने पर, जब मान रखेंगे तो हम पाएंगे E इज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन 4 पाई अफेशनल नॉट इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। हम देख पाएंगे यह जो कॉस थीटा है उसका मान हम समकोण त्रिभुज जो हमारे दो प्राप्त हुए थे उस समकोण त्रिभुज के मान से हम कॉस थीटा का मान यहां पर देख सकते हैं, या तो इसको ले सकते हैं या तो इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हम देखेंगे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, पी ओ ए, यहां पर आप देखेंगे ये आर था, ये एल था और ये था आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हम कॉस थीटा तो हम कहेंगे समकोण त्रिभुज क्या POA में कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, L अपॉन कर्ण क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, या हम इसको आसान करने के लिए अभी से लिख देते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे की घात 1/2, क्योंकि जो कर्णी की घात होती है वह क्या होती है, 1/2 होती है। तो इससे हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में कॉस थीटा का मान रखने पर, तो हमने कहा समीकरण नंबर 3 में कॉस थीटा का मान रखने पर, तो हम मान रखेंगे तो E इज इक्वल टू होगा हमारा, ध्यान से देखेंगे 1 अपॉन 4 पाई अफेशनल नॉट इनटू क्या, ये Q था 2Q हो जाएगा, तो 2 और कॉस में जो था ये L है तो ये हो जाएगा 2LQ ऊपर में, और नीचे में हो जाएगा R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और एक हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे की घात 1/2। तो आप देखेंगे इसके अकॉर्डिंग जो आधार समान होता है तो घात भी समान होते हैं, तो यहां पर कुछ नहीं है तो एक घात है, और ये एक घात आधे के साथ जुड़ेगा तो आ जाएगा 1/2 अर्थात 3/2। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई अफेशनल नॉट 2LQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे की घात 3/2। चूंकि हम जानते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2LQ होता है, तो हम यहाँ पर 2LQ P के जगह में P के बराबर रख देंगे, अर्थात P इतने के बराबर हम रखेंगे। और चूंकि हम बताएंगे R का मान L की तुलना में बहुत ही बड़ा होता है, या R की तुलना में L का मान बहुत ही नगण्य होता है, ऐसा भी कह सकते हैं, अर्थात L की उपेक्षा करेंगे, और उपेक्षा मतलब इसको 0 के साथ कंपेयर करेंगे, 0 के बराबर लिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई अफेशनल नॉट इंटू P अपॉन R। ये तो 2 घात थी, 2 घात जब 3/2 के साथ गुना होगी तो हमारी क्या होगी 3/2, तो 2 से 2 क्या होगा
कैंसिल होगा तो हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई फ्रेस्नेल नॉट इंटू P/r³ न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये था हमारा निरक्षीय स्थिति का फॉर्मूला जिसे हम समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, निरक्षीय स्थिति और अक्षीय स्थिति में कैलकुलेशन लगभग सेम टू सेम होता है। निरक्षीय स्थिति में कुछ थोड़े से चेंजेस रहते हैं। हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं और रिवाइज हम देखेंगे। सबसे पहले निरक्षीय स्थिति के बारे में हमने बताया था कि निरक्षीय स्थिति होता क्या है। तो निरक्षीय स्थिति क्या होता है बताए थे। किसी विद्युत द्विध्रुव में, किसी विद्युत के द्विध्रुव में जब किसी बिंदु से, द्विध्रुव के किसी बिंदु से लंबार्धक, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात होती है, उसे ही निरक्षीय स्थिति कहते हैं। और यहां पर हमने चित्र बनाया। सबसे पहले एक AB एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था, विद्युत द्विध्रुव था जिसकी लंबाई 12 थी। फिर हमने देखा इसका मध्य बिंदु O था। हमने चित्र वर्णन के बारे में भी बात किया और फिर हमने बताया कि यहां से R दूरी पर, लंबार्धक रूपी R दूरी पर, लंबवत R दूरी पर एक बिंदु P था जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना था। यहीं पर एक प्रकार से A से P को और P से B को मिलाया, A से P तथा P से B को मिलाया। हम फिर से इसमें एक चित्र वर्णन में एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे, हमने बताया कि AP की दिशा E1 को रिप्रेजेंट करती है और BP की दिशा E2 को रिप्रेजेंट करती है और दोनों के बीच जो परिणामी है वो होता है E, और इन दोनों E1 और E2 के मध्य बनने वाला कोण क्या होता है, थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा होता है। फिर हमने क्या किया, यहां पर फिर से हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक सामान्य सूत्र लिखा और सामान्य सूत्र होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई फ्रेस्नेल नॉट इंटू Q/r² न्यूटन प्रति कूलाम। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान देना है, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ते हैं, भौतिकी को पढ़ते हैं, तो उसके मात्रक से हमें दूर नहीं, हमको उसके मात्रक को बहुत ही नजदीक से देखना होता है। और मात्रक के बारे में हमको हमेशा हर व्यंजक के डेरिवेशन के बाद उसका जो फाइनल व्यंजक आता है, जो फाइनल डेरिवेशन आता है, उसमें आपको उसका यूनिट को जरूर लिखना चाहिए। अब हम चलेंगे, पहले कहा, फिर से कहा, बिंदु ए पर धन Q आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो A और P शब्द का प्रयोग किया तो डिस्टेंस हो जाता है AP, इसलिए इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग R² के जगह में मैंने लिखा AP का स्क्वायर। फिर से मैं डायग्राम की तरफ गया, मुझे आधार और लंब प्राप्त हुए थे जिसके कारण मैंने कर्ण ज्ञात कर लिया और चित्र पर ही कर्ण ज्ञात कर लिया। अगर हम चाहें तो यहीं पर त्रिभुज बनाकर एक बार पाइथागोरस को हम लगाकर क्या कर सकते हैं, उसे हल कर सकते हैं। बहरहाल अगला हमारा देखेंगे, फिर दूसरा पॉइंट लिखा और दूसरा पॉइंट लिखा क्या, बिंदु B पर ऋण Q आवेश के कारण, कहां पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमें जब B और P शब्द का प्रयोग किया तो यहां से P से B की दिशा में, अगर आप बताना चाहो कि कौन सी दिशा में चल रहा है, P से B की दिशा की ओर, क्योंकि E2 की आप दिशा बता सकते हैं। फिर BP लिखा तो BP का मान भी वही है जो AP का मान आपको दिखाई पड़ रहा है। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, उसी के नेक्स्ट के टॉपिक के अंतर्गत BP का मान हमने रख दिया। और तीसरा पॉइंट जब हमने कहा, जब इनका परिणामी E है और E1 और E2 का परिमाण समान है तथा इनके मध्य बनने वाले जो कोण है वह क्या है, 2 थीटा है, तो बलों के समांतर चतुर्भुज नियम से, बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम से आपने इसे 11वीं क्लास में पढ़ा है। R इज इक्वल टू √P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा। यहां पर आपको देख पाएंगे
कि P का मतलब E1 है, Q का मतलब E2 है, और cos थीटा तो cos थीटा, वहां थीटा था, यहां पर दोनों के बीच में 2 थीटा कोण बने हैं, इसलिए मैंने क्या किया है, यहां पर 2 थीटा कोण लिया है। फिर हमने कहा यहां पर इनके परिमाण क्या है, समान है, अर्थात E1 और E2 का मान क्या है, यहां पर हमको समान दिखाई पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, E1 और E2 दोनों बराबर है, अर्थात E1 इज इक्वल टू क्या है, E2 है। यहां पर हमने E1 तो रखा, E2 के बदले में E1 के मान को रखा, और दोनों सिमिलर होने के कारण जुड़ गए, और यहां पर दोनों E1 और E2 के बदले भी मैंने E1 रखा, तो E1 इंटू E1 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहां पर आप देखोगे कि दोनों में 2E1 का स्क्वायर हमें कॉमन दिखाई पड़ रहा है, और उस कॉमन को हमने निकाला तो हमारा रिमेनिंग बचा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और हम जानते हैं चूंकि 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये फॉर्मूला है मैथमेटिक्स का। फिर हमने क्या दिया, पेयर बनाया, 2 और 2 का पेयर बना, और E1 का स्क्वायर है तो E इंटू ई, फिर से पेयर बनकर एक E बाहर आ गया। फिर यहां उसी प्रकार से आप देखोगे cos स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा भी स्प्लिट होगा, टूटेगा, cos थीटा इंटू cos थीटा, फिर ये जोड़ी बन के फिर से बाहर आएगा। इस प्रकार से E इज इक्वल टू होगा 2E1 इंटू cos थीटा। फिर हमारा अगला पॉइंट आया, समीकरण 1 से E1 का मान इसमें रख दिया, तो E1 का मान हमारा पिछले हमने निकाला था, यहां से देख सकते हैं आप, इसमें रखा, इस मान को कहां पर रखा, यहां पर रख दिया। अब हमने देखा यहां पर cos थीटा है और cos थीटा है, तो हमारे पास इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कोई भी एक समकोण त्रिभुज हम ले सकते हैं, और उस समकोण त्रिभुज से हम cos थीटा का मान, क्योंकि दोनों सेम टू सेम राइट ट्रायंगल बना रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया, cos थीटा का मान यहां से निकाला, और निकालकर इस समीकरण में हमने रख दिया और रखा। उसके पश्चात कैलकुलेशन किया, और कैलकुलेशन उसके अलावा हमने क्या किया, कैलकुलेशन के बाद एक फॉर्म दिखा आपको, ये हमने पूरा कैलकुलेशन करके फॉर्म दिखा, दोनों के आधार समान हुए थे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर उसकी घात 1 थी, फिर दिखा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर उसकी घात हाफ थी। दोनों के आधार समान होंगे, किसी भी गणितीय व्यंजक में या आधार समान होते हैं तो घात जुड़ते हैं, तो 1/1/2 हुआ, तो ये हो जाता है 3/2। फिर हमने बताया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 2Lq इज इक्वल टू P होता है, तो क्या कर दिया, 2Lq इज इक्वल टू P लिखा, और यहां पर आप देखेंगे P इज इक्वल टू 2Lq हमने यहां पर रिप्लेस कर दिया उसके बदले में, और यहां पर लिख दिया P 2Lq के बदले में। फिर हमने बताया चूंकि जो O से R दूरी पर एक बिंदु P है, उसकी लंबाई OA या OB से बहुत ही अधिक होती है, अर्थात OA या OB की तुलना में हमारा मान बहुत ही छोटा होता है, इसलिए क्या करते हैं, हम उसकी उपेक्षा कर देते हैं, और उपेक्षा करने के पश्चात L के मान को 0 ले लिया जाता है, तो ये R स्क्वायर इंटू 3/2, इससे 2 से 2 कैंसिल होगा, तो क्या प्राप्त होता है, R का क्यूब होता है, और जो हमारा फाइनल व्यंजक प्राप्त होता है वो क्या होता है, ये होता है कि 1/4 पाई एफएसनल नॉट P अपॉन R क्यूब न्यूटन प्रति कूलाम। आप देख सकते हैं, एक बार फिर से मैं दिखाता हूं, आप देखिए इसे, उसके बाद मैं फिर से नेक्स्ट चालू करूंगा। तो ये था हमारा अक्षीय स्थिति के बाद निरक्षीय स्थिति जो हमने समझाया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम चलेंगे अक्षीय स्थिति एवं
निरक्षीय स्थिति में संबंध अब हम देखते हैं अक्षीय स्थिति। चूंकि हम जानते हैं अक्षीय स्थिति का हमारा फॉर्मूला है अक्षीय स्थिति E1 मान लिया जाए 1/4 अपॉन नॉट कल हमने निकाला था 2p/r³ इंटू न्यूटन होता है इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। इसी प्रकार हम देख सकते हैं निरक्षीय स्थिति में स्थिति E2 हमने निकाला था 1/4 अपॉन नॉट 2p/r³ न्यूटन प्रति कूलाम। ये समीकरण नंबर 1 और 2 हमने दे दिया। अब हम देखेंगे तीसरा पॉइंट हमने क्या किया 1/2 कर दिया और जब हमने 1/2 किया तो हमने पाया E1/E2 इज इक्वल टू, आप देखेंगे जब भाग दिया तो ये सभी कैंसिल हो जाएंगे, केवल क्या बचेगा 2 बचेगा। तो आप कह सकते हैं अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति के अनुपात 2:1 होते हैं, या और कह सकते हैं E1 इज इक्वल टू 2E2। क्या किसी विद्युत क्षेत्र के अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में संबंध इस प्रकार होता है कि अक्षीय स्थिति का मान निरक्षीय स्थिति के 2 गुने के बराबर होता है। तो ये होता है अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में संबंध। आप देख पाएंगे मैंने बताया क्या E1 और E2 अर्थात अक्षीय और निरक्षीय स्थिति का फॉर्मूला जो हमने अभी जस्ट हमने निरक्षीय स्थिति का प्राप्त किया था और अक्षीय स्थिति में हमने कल जो क्लास ली थी उस क्लास का दोनों का जो मिक्स फॉर्म यहाँ पर दिखाया आपको, दोनों को डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद हमारा आया E1/E2 इज इक्वल टू 2। तो E1 हमने तिर्यक गुणा किया, E1 इज इक्वल टू 2E1 यहां पर हमें प्राप्त हुआ। तो हम निष्कर्ष बता सकते हैं कि अक्षीय स्थिति का मान निरक्षीय स्थिति के 2 गुने के बराबर होता है। तो ये था अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में संबंध, आप देख सकते हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत बल रेखाएं। हम देखेंगे विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, एक समान विद्युत क्षेत्र और घन कोण के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम चलते हैं विद्युत बल रेखाएं में ऐसा काल्पनिक जो खुला हुआ निष्कोण वक्र जिस पर एकांक धन आवेश स्वतंत्रता पूर्वक गमन करता है। क्या कहा, ऐसा काल्पनिक खुला निष्कोण वक्र जिस पर एकांक धन आवेश स्वतंत्रता पूर्वक गमन करता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। और यह भी बताएंगे इसकी दिशा धन q आवेश से ऋण q आवेश की ओर होती है। और एक बार समझ देखते हैं, यहां पर मान लिया जाए धन है और यहां पर ऋण है, तो यह इस प्रकार से गमन करता है धन q आवेश से ऋण q आवेश की ओर, इस प्रकार से रोटेट होते रहता है। ऐसा निष्कोण वक्र जो क्या करता है, किसी भी बिंदु पर या एकांक या ऐसा क्या निष्कोण वक्र जो जिस पर एकांक धनावेश
स्वतंत्रता पूर्वक गमन करता है और इसकी दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। इसे ही विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। जैसे आप पिछले कक्षाओं में चुंबकीय बल रेखाएं पढ़े हैं, वैसे ही विद्युत बल रेखाएं होती हैं जो विद्युतीय क्षेत्र में ही कार्य करती है। इसके बाद हम चलेंगे विद्युत फ्लक्स की तरफ। तो हमारा विद्युत फ्लक्स की जो परिभाषा है वह क्या होती है? देखें, विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत फ्लक्स होता है किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली संपूर्ण विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। फिर से बताएंगे कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली समस्त बल रेखाओं की संख्या को ही हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं और ये इसका जो फॉर्मूला होता है वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणा उसके क्षेत्रफल, जो हमने शब्द का प्रयोग किया था कि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने, पृष्ठीय तल के अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को ही उसका क्या कहते हैं? उस पृष्ठ के सापेक्ष उसकी विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई E, और यहां पर आप देख सकते हैं क्षेत्रफल कहा, तो मैंने किसी अल्पांश क्षेत्र में जब वो कोई प्रवेश कर रहा होगा उसके बारे में बात करूंगा। एक डायग्राम बनाने का कोशिश करता हूं। इस प्रकार से ये पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाएं हैं जो गुजर रही है, तो इसी के ही क्षेत्रफल को हमने क्या माना? ds शब्द का प्रयोग किया। और जब इसको सदिश है, ये दो सदिशों के अदिश गुणनफल के लिए है, तो अगर हम इसको उस रूप में लिखें तो हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। इस प्रकार से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें भी कंडीशन कहता है, इसमें बहुत सारी स्थितियां होती है। पहली स्थिति होती है जब पृष्ठ क्षेत्र के क्या हो? समांतर हो। यहां पर दो शब्द को समझना है। यदि क्षेत्र के समांतर कहूंगा तो आपके दिमाग में अलग, और लंबवत कहूंगा तो अलग, एक दूसरे के विपरीत होंगे। समांतर शब्द का जो तात्पर्य होता है वह यहां पर 90 कहलाएगा, और जो लंबवत शब्द का तात्पर्य होगा यहां पर उसका मतलब लंबवत होगा। तो हम जब कहेंगे इसके कंडीशन को निकालें, जब यह पृष्ठ के क्या होगा? पृष्ठ के समांतर होगा, अर्थात थीटा इज इक्वल टू 90। तो जब cos 90 होगा तो क्या होगा? विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? 0, क्योंकि cos 90 का मान क्या होता है? 0 होता है। और दूसरा कहा जब पृष्ठ के क्या होगा? लंबवत होगा, अर्थात यहां पर समांतर अर्थात लंबवत होगा तो थीटा का मान 0 होगा। इस कंडीशन में हम देखेंगे कि cos 0 का मान 1 होता है, तो हमारा जो मान आएगा वो होगा फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस। ये आपको दो कंडीशन मैंने बताया विद्युत फ्लक्स से रिलेटेड, तो ये था विद्युत फ्लक्स। ये फॉर्मूले को आप ध्यान देखेंगे और जितना अभी चैप्टर में जितने भी व्यंजक बनेंगे उस पूरे व्यंजक में विद्युत फ्लक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। किसका? विद्युत फ्लक्स का। तो आप देख सकते हैं विद्युत फ्लक्स के बारे में। और हम अब आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। फिर से मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? कि विद्युत फ्लक्स किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे हम क्या से रिप्रेजेंट करते हैं? फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका सूत्र होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुना क्षेत्रफल
और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से, और मैंने जो क्षेत्रफल लिया है उसको ds कह रहा हूँ। ds क्षेत्र से वह क्या हो रहा है, बल रेखाएं पृष्ठ पर आपतित हो रही है या प्रवेश कर रही है। तो उसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फिर हमने बताया दो सदिशों का अदिश गुणनफल कक्षा 11वीं में आपने पढ़ा है, a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा के अकॉर्डिंग जब हम लिखेंगे तो इन दोनों के मध्य जो डॉट था वो डॉट हटकर क्या होगा, उसमें ऐड हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है, परिणामी कहलाता है, और ये जो बिना तीर वाला मान है वो परिमाण कहलाता है। तो आप इसे देख सकते हैं, मैंने इसके दो कंडीशन बनाए, जब पृष्ठ के समांतर हो, समांतर का मतलब लंबवत, और यहाँ पर लंबवत पृष्ठ के, और दूसरा होता है पृष्ठ के लंबवत हो तो कोण का मान क्या होगा, 0 होगा। ये दोनों को आप अच्छे से देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब चलेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है घन कोण। घन कोण होता क्या है, मैं एक चित्र बनाता हूं, उसके बाद उसके डेफिनेशन दूंगा। अब ये जो आप डायरेक्ट एक चित्र देख रहे हैं, एक बंद पृष्ठ दिखाई पड़ रहा है आपको, और इस बंद पृष्ठ में ये इसका क्षेत्रफल मैंने ds कहा, और इनके मध्य जो ये दिशा बता रही है, उस दिशा के मध्य जो बनने वाला कोण है वहां थीटा है बाहरी। तो मैंने कहा किसी पृष्ठीय परिसीमा, यही कहला रहा है परिसीमा, किसी पृष्ठीय परिसीमा के किसी बिंदु पर बनने वाले कोण को ही हम घन कोण कहते हैं। किसी पृष्ठीय परिसीमा के किसी बिंदु पर बनने वाले कोण को ही हम क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। इसे हम डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर डी ओमेगा इज इक्वल टू, इसका यूज होगा। तो ये स्टैंडर्ड इसका फॉर्म है। इसका फिर से हम परिभाषा देखेंगे तो कहेंगे किसी पृष्ठीय परिसीमा के किसी बिंदु पर बनने वाले कोण को ही हम घन कोण कहते हैं। इसको डी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। यहां पर हम फिर से देखेंगे, इसका जो आंकिक मान होता है, इसका जो आंकिक मान होता है वह होता है 4 पाई। इसे याद रखिएगा। हम जैसे जैसे आगे व्यंजक में चलते जाएंगे वैसे वैसे हमें क्या होगा, ये यूज होते जाएगा, और हम इसका यूज करेंगे और आगे चल के व्यंजक का काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं, डायग्राम भी देख सकते हैं। घन कोण किसे कहा, किसी बंद पृष्ठ के परिसीमा के किसी बिंदु पर बनने वाले कोण को ही हम घन कोण कहते हैं। इसे डी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो फॉर्म होता है स्टैंडर्ड फॉर्म डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एस कॉस थीटा अपॉन r स्क्वायर, और इसका जो आंकिक मान होता है वह क्या होता है, 4 पाई होता है। तो आज की क्लास यही तक करते हैं। आप देखें कि हमने जो जो पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, और जब रिवाइज पिछली क्लास अच्छी तरीके से आप पढ़ेंगे, मेरे वीडियोस को देखेंगे, कंटिन्यू देखेंगे, एक एक पॉइंट को देखेंगे, नोटिस करेंगे, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो को आसानी से समझ जाएंगे। कैलकुलेशन में कोई भी ऐसा रटने वाला काम नहीं है, आप टू द पॉइंट आते जाएं, डाउट एक भी नहीं होगा। और जब आपको बेस, जैसे मैंने आज की जो बेसिक क्लास बताई है, उस बेसिक क्लास को अगर आप आज अच्छे से कर लेते हैं, जो नेक्स्ट क्लास है उस नेक्स्ट क्लास में क्या होगी, जो टॉपिक बताएंगे उस टॉपिक को आप और आसानी से इजीली समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। धन्यवाद।